taking naps, or this centipede will crawl on your face when you're sleeping. नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक था 1, 2, 3, 3, 4. ये जरा मैं सेटिंग कर लूँ बेटा इसकी। अब एक इसमें डेटा गिवन है बेटा प्लांट ब्रीडिंग का, इस पर ध्यान रखना है। ये स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आ जाता है कि मोर देन कितना गिवन है बेटा, कितना गिवन है ओपन करिए एनसीईआरटी आप लोगों ने बेटा। 840 million. 840 बिलियन पीपुल इन द वर्ल्ड। इनको फूड मटेरियल तो मिलता है, लेकिन डेली लाइफ में कितना न्यूट्रिशन मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। फिर क्या भी हुआ है, करीब करीब 3 बिलियन पीपुल है वर्ल्ड में जो सफर फ्रॉम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन, विटामिन। खाना तो खा रहे हैं लेकिन खाने में एडिक्वेट प्रोटीन, विटामिन या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स नहीं है। इसे कहते हैं हिडन हंगर। क्योंकि हो सकता है कि उनके पास एक ही टाइप की वेजिटेबल हो, एक ही टाइप का सीरियल हो, तो इस वजह से उनको पर्टिकुलर जो चीजें मिलनी चाहिए वो एसेंशियल एलिमेंट्स वगैरह नहीं मिल पा रहे हैं। इसके लिए अलग अलग कई टाइप की चीजें चाहिए होती हैं। तो अब साइंटिस्ट ने इस बात पर बात करी कि ठीक है, अगर वो एक चीज दे भी रहे हैं तो भी प्लांट ब्रीडिंग के थ्रू हमें उसमें जितनी पॉसिबल न्यूट्रिएंट्स, विटामिन, प्रोटीन हो सकती हैं, उसमें हम बाय द प्रोसेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी कुछ ऐसे प्लांट तैयार करें जिनमें सारी चीजें एक प्रॉपर अमाउंट में हों। ये प्लांट ब्रीडिंग का एरिया है वो कहलाया बायो फोर्टिफिकेशन। क्या कहलाया बेटा? बायो फोर्टिफिकेशन में क्या क्या चीजें हमने इम्प्रूव करी? जो पर्टिकुलर प्लांट है उसको हमने इम्प्रूव किया, इम्प्रूविंग प्रोटीन कंटेंट एंड क्वालिटी, इम्प्रूविंग ऑयल कंटेंट एंड क्वालिटी, इम्प्रूविंग विटामिन कंटेंट एंड इम्प्रूविंग माइक्रोन्यूट्रिएंट एंड मिनरल कंटेंट। क्या कोई बता सकता है कि विटामिन के आगे क्वालिटी क्यों नहीं लिखा? बताओ भाई, मेरी आवाज आ रही है? क्योंकि हाँ बताओ। सर क्योंकि विटामिन में क्वालिटी चाहिए, मतलब विटामिन ना क्वालिटी तो वही विटामिन रहेगा, इसलिए क्वालिटी नहीं लिखा। विटामिन बी, विटामिन सी, लेकिन प्रोटीन में कंटेंट और क्वालिटी दोनों। क्वालिटी का मतलब जैसे सल्फर कंटेनिंग प्रोटीन, ऑयल कंटेंट एंड क्वालिटी में सैचुरेटेड ऑयल, वही सैचुरेटेड फैट,
अनसेचुरेटेड फैट, तो उसमें कंटेंट और क्वालिटी दोनों हो सकती है, लेकिन विटामिन और मिनरल्स में, अरे मिनरल्स आयरन ही रहेगा, उसकी क्या क्वालिटी, कैल्शियम ही रहेगा, इसलिए वहां पर ये टर्म नहीं यूज किया गया। तो देखो बीएमटी में क्वेश्चन कैसे बनेगा, वो लिख देंगे विटामिन कंटेंट एंड क्वालिटी, और आपसे पूछेंगे विच वन इज इनकरेक्ट, तो इनकरेक्ट कौन सा हो जाएगा इन चारों में? क्वालिटी। विटामिन कंटेंट एंड क्वालिटी, तो क्वालिटी जो है वो विटामिन में नहीं आएगी, कंटेंट जो है वही आएगा। इस तरीके से भी क्वेश्चन बनाए जाते हैं। अच्छा, अब क्या हुआ, अब हमने ऐसे प्लांट बना लिए, जैसे 2000 में हमने मेज को बनाया, मेज हाइब्रिड, और उसमें लाइसीन और ट्रिप्टोफैन रिच एमाइनो एसिड, मतलब उसकी प्रोटीन में क्या था, ज्यादा क्या था उसकी प्रोटीन में, मेज जो बनाई हमने, तो आमतौर से मेज में क्या होता है, आमतौर से मेज में केवल स्टार्च होता है, लेकिन हमने जो क्वालिटी बनाई उसमें क्या रख दिया, लाइसीन और ट्रिप्टोफैन, हाँ, लाइसीन एंड ट्रिप्टोफैन रिच, इस टाइप की हमने, तो इसमें नाम नहीं दिया है, मैं नाम देता हूँ प्रोटीन रिच मेज वेराइटी, प्रोटीन रिच मेज वेराइटी। इस वेराइटी में शक्ति, प्रोटीना, ये वेराइटीज डेवलप करी गई थी, जिसमें स्टार्च के साथ साथ क्या था बेटा, प्रोटीन भी थी, और वो प्रोटीन क्या थी, क्योंकि आमतौर पर जो भी सीरियल्स होते हैं उसमें लाइसीन और ट्रिप्टोफैन डेफिशिएंट होता है, क्लियर पॉइंट, लाइसीन और ट्रिप्टोफैन कैसा होता है, कम होता है। फिर एक वैरायटी बनाई बेटा एटलस, इस एटलस वैरायटी में भी एक ऐसी वैरायटी है प्रोटीन रिच व्हीट वैरायटी, कैसी वैरायटी बेटा, प्रोटीन रिच, ये व्हीट वैरायटी। इसके अलावा राइस में आयरन कम होता है, राइस में क्या होता है, आयरन कम होता है, तो एक आयरन फोर्टिफाइड राइस वैरायटी जिसमें 5 टाइम, ये छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, कितना आयरन कंटेंट ज्यादा था नॉर्मल राइस से, 5 टाइम, 5 टाइम। 5 टाइम। ऐसे ही बायोटेक से एक और वैरायटी बनाई गोल्डन राइस, और गोल्डन राइस थी कैसी बेटा, विटामिन ए, विटामिन ए इनरिच्ड। उसके अलावा IARI, कभी कभी इसकी फॉर्म पूछ दी जाएगी, आसान क्वेश्चन आते हैं भाई, तो ये हो गई IARI, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये लोकेटेड है न्यू दिल्ली में। यहाँ पर भी इन्होंने अलग अलग वेजिटेबल क्रॉप बनाई जिसमें विटामिन और मिनरल्स थे,
जैसे विटामिन ए इनरिच कैरेट, स्पेनिश, पम्पकिन। विटामिन सी इनरिच बिटर गोल्ड, बथुआ, मस्टर्ड, टोमेटो। याद रखना पड़ेगा बेटा। ऐसे ही आयरन एंड कैल्शियम इनरिच स्पेनिश, बथुआ। और प्रोटीन रिच बीन्स जैसे ब्रॉड बीन्स, लबलब, फ्रेंच बीन्स एंड गार्डन बीन्स। इन सब में प्रोटीन के अमाउंट को बढ़ा दिया। तो बायोफोर्टिफिकेशन प्लांट ब्रीडिंग का एक ऐसा एरिया है जिसमें हम बायोटेक्नोलॉजी से, हाइब्रिडाइजेशन से, सिलेक्शन से, किसी भी प्रोसेस से उस पर्टिकुलर क्रॉप या वेजिटेबल में विटामिन का लेवल हायर करते हैं, मिनरल्स का लेवल हायर करते हैं, प्रोटीन्स का लेवल हायर करते हैं और थोड़ी बहुत उसमें हेल्थियर फैट की भी बात करी जाती है। क्लियर पॉइंट हो गया? ऐसे एनसीईआरटी में आपने लिख देना है। अब सिंगल सेल प्रोटीन है। नाम से लग रहा है कि ये जो प्रोटीन रिच ऑर्गेनिज्म है वो सिंगल सेल का बना हुआ है, बट डोंट बी कंफ्यूज। शुरुआत में जो भी ऑर्गेनिज्म थे जो प्रोटीन रिच थे वो यूनिसेल्ड थे, लेकिन बाद में ऐसा नहीं है बेटा, ये दोनों से लिए जा सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन सिंगल सेल से यही बन गया कि सिंगल सेल प्रोटीन जो है उसमें दोनों टाइप के ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, यूनिसेल्ड एज वेल एज मल्टीसेल। ठीक है ना? दैट मीन्स SCP obtained from unicelled and multicellular organism। अच्छा, अब SCP किससे किससे हम ले सकते हैं? SCP हम ग्रीन एल्गी से भी ले सकते हैं, जैसे क्लोरेला, पहला ग्रुप। इसके अलावा हम ब्लू ग्रीन एल्गी से भी ले सकते हैं। जरा बताओ कोई ब्लू ग्रीन एल्गी का नाम? स्पाइरुलिना। इसके बाद दूसरा ग्रुप फंजाई से भी ले सकते हैं। जरा फंजाई बताओ। मशरूम, बहुत प्रोटीन होती है। यस, मशरूम वगैरह। इसके अलावा हम ले सकते हैं बैक्टीरिया से, और बस तुम्हारी इस एनसीईआरटी में इस बैक्टीरिया का नाम लिख दिया। क्या नाम लिखा हुआ है? मिथाइलोफिलस मिथाइलोट्रॉपस। तो दैट मीन्स क्वेश्चन आएगा SCP ऑब्टेन फ्रॉम, याद रखो, ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी, फंजाई एंड बैक्टीरिया। अब इन्होंने एक स्टेटमेंट दे दिया, वो आपको इस पैराग्राफ में बस याद करना है। क्या स्टेटमेंट याद करना है? स्टेटमेंट ये लेना है कि भाई सिंगल सेल प्रोटीन का बायोमास प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है,
अरे हम जानते हैं एक बैक्टीरिया से 2 बैक्टीरिया बनने में कितना टाइम लगेगा, 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट। तो अब इन्होंने क्या किया कि अगर कोई काऊ वो उसका वेट कितना है, 250 kg काऊ है और वो केवल 200 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर डे प्रोड्यूस करती है। जबकि अगर हम 250 ग्राम ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया को ले लें तो उसका हाई रेट ऑफ बायोमास होता है, जिसकी वजह से वो एक दिन में कितनी प्रोटीन करेगी बेटा? 25 टन। ये पॉइंट है सीआरटी का। फंजाई में एक फ्यूजेरियम भी आती है बेटा, ये भी बहुत प्रोटीन रिच होती है। डन बेटा। Yes, sir. उसके बाद हम इस टॉपिक पे आ जाते हैं अपने टिश्यू कल्चर पे। टिश्यू कल्चर का आइडिया सबसे पहले किसने दिया? फर्स्ट initiated in 1902 किसने? कोई बता सकता है? बेटा आप लोग नोट कर रहे हो उसके एनसीईआरटी में? Yes, sir. हर्बर्ट लैंड। इसलिए इनको हम कहते हैं फादर ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर। केसर लिया, मेरी भीड़ में दाने हो गए। मैंने कहा अच्छा बता कौन सी कंपनी का लिया? कह रहा भाई कंपनी तो पता नहीं, उसने मुझे ना 1-2 दिन में 1 किलो तोल के दे दिया था। मैंने कहा वो मेरे पहलवान सप्लीमेंट लेने गया था, सब्जी मंडी से सब्जी खरीदने गया था, एक मेरे प्यारे भाई का मैसेज आया, कह रहा कि भाई मैंने कहा हरियाणा में जब से हम लोग स्टार्ट हुए 3 बार क्या है? बट तीनों नोटिफिकेशन में एक बार भी CYF नहीं लिखा था, ना जिम क्लोज ना जिम ओपन। CYF जिम लिखना भूल जाते हैं। अब देखो बेटा, सभी जिम वाले भाइयों से रिक्वेस्ट है, प्लांट टिश्यू कल्चर में टेस्ट ट्यूब में एक हम मीडियम बनाते हैं, उसको कहते हैं कल्चर मीडियम। और इस कल्चर मीडियम में हम सभी चीजों को ऐड कर देते हैं, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, ये सारी चीजें हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं। अब एक्चुअली प्लांट टिश्यू कल्चर अब बाकी जगहों पर तो है नहीं कहीं पर, यहीं पर थोड़ा सा हमें आइडिया पढ़ना है। तो जो भी मीडियम, इस मीडियम का बेस क्या होता है, हम किसमें बनाते हैं? ये याद आई? रेड एल्गी। और रेड एल्गी से क्या निकलता है? अगर सल्फेटेड पॉलीसेक्राइड, जिसे अगर कहते हैं। तो इस मीडियम में सारी चीजें होनी चाहिए थी। अब देखो क्या लिख दिया, जो भी न्यूट्रिएंट मीडियम है इसमें कार्बन सोर्स होना चाहिए, इसमें इनऑर्गेनिक साल्ट होने चाहिए, इसमें विटामिन होने चाहिए, अमीनो एसिड होने चाहिए,
इसमें ग्रोथ रेगुलेटर लाइक ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, ये सारी चीजें। ओके, अब बेटा हम कोई भी प्लांट का पार्ट इसके अंदर रखें, एनी पार्ट ऑफ द प्लांट, चाहे वो लीफ का पार्ट हो, चाहे वो ओव्यूल का पार्ट हो, चाहे वो माइक्रो स्पोर हो, चाहे वो एपिकल मेरिस्टेम हो, एनी पार्ट ऑफ द प्लांट which is introduced into the culture medium is called explant। क्या नाम देंगे बेटा उसको? यहाँ तक कि एक्सप्लांट कोई सेल भी हो सकती है, लाइक माइक्रो स्पोर, जिससे नया प्लांट बनेगा। एक्सप्लांट क्या हो गया? एनी पार्ट ऑफ द प्लांट टेकन आउट एंड ग्रोन इन द टेस्ट ट्यूब अंडर स्टेराइल कंडीशन इन स्पेशल न्यूट्रिएंट मीडियम। अब एक्सप्लांट क्या होगा बेटा? अब एक्सप्लांट में क्या होना चाहिए? डिवीजन एबिलिटी होनी चाहिए, तभी वो पूरे प्लांट में जनरेट कर पाएगा। क्या हुआ कि एक्स प्लांट से जो पूरा प्लांट बना, जो रीजनरेशन हुआ, वो एबिलिटी क्या कहलाई? हम जानते हैं कि टोटिपोटेंसी प्लांट के टिश्यू में बहुत ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू एनिमल। नो डाउट एनिमल्स में भी टोटिपोटेंसी होती है। क्यों? जब हम लिवर ट्रांसप्लांट करते हैं तो लिवर का थोड़ा सा पार्ट डोनर से लेते हैं और रिसेप्टर में लगाते हैं, और धीरे धीरे वो पार्ट होल लिवर में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर पॉइंट? छिपकली की पूंछ टूट जाती है, धीरे धीरे वो फिर दोबारा नई पूंछ बन जाती है। स्टार फिश की आर्म कट कर दें अगर, तो फिर से उसकी आर्म बन जाएगी। तो टोटिपोटेंसी होती है, लेकिन अभी तक हमारे पास इस टाइप के प्रैक्टिकल क्या हुआ भाई? ओके, अब क्या हुआ बेटा? देखो, अब सुनो, अब इसमें क्या है? अब इसमें सपोज हमने एक लीफ ली, इस लीफ के हमने सपोज 100 पार्ट्स कर दिए, और अब हर पार्ट को हमने न्यूट्रिएंट मीडियम टेस्ट ट्यूब में रख दिया। हमने सभी को, हर पार्ट को न्यूट्रिएंट मीडियम में रख दिया। अब क्या होगा? अब धीरे धीरे हम देखेंगे कि सबसे पहले यहाँ पर जो भी टिश्यू डेवलप होगा दैट इज कैलस। क्या नाम देंगे बेटा उसको? डिवीजन होता है कैलस। तो कैलस को हम कह सकते हैं अनऑर्गेनाइज्ड पैरासाइमेटस मास। तो सबसे पहले अनऑर्गेनाइज्ड मास डेवलप होगा, उसको नाम क्या देंगे बेटा? क्या नाम दे देंगे? कैलस। अब ठीक है, पहले कैलस बनेगा, और अब कैलस से फिर ये नए प्लांट बन जाएंगे बेटा टेस्ट ट्यूब के अंदर। अब ध्यान देना मेरी बात को।
ये सारे के सारे जितने प्लांट होंगे वो मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली सेम होंगे क्योंकि सेम लीफ से डेवलप हुए हैं। हम इन सभी Yes, sir. हम इन सभी प्लांट को नाम देंगे, आई बात समझ में, सोमा क्लोन। Yes. अरे भाई, एक लीफ से ही तुमने 100 प्लांट्स बना दिए टिश्यू में, टेस्ट ट्यूब में, तो ये हो गया सोमा क्लोन। और जो सोमा क्लोन्स तुमने बनाए, तो दैट इज द टाइप ऑफ प्रोपोगेशन, दैट इज द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। है कि नहीं है बेटा? प्रोपोगेशन है एक टाइप का कि नहीं है? Yes, sir. ए सेक्सुअल। Yes, sir. लेकिन तुमने उसमें लीफ के पार्ट यूज किए, लेकिन तुमने उसमें बिल्कुल माइन्यूटली पार्ट यूज किया, तो ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या कहलाया? Micropropagation. आ गई दोनों बातें समझ में। और इस माइक्रो प्रोपोगेशन के थ्रू हम कुछ ही टाइम में, कम से कम टाइम में हजारों प्लांट बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं? दिस मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग थाउजेंड ऑफ द प्लांट थ्रू टिश्यू कल्चर called Micropropagation. दोनों चीजें क्लियर थी, माइक्रो प्रोपोगेशन और सोमा क्लोन। Yes. यस बेटा कृष्णा। सर क्लोन भी कह सकते हैं ना, सोमा क्लोन। सोमा क्लोन भी कह सकते हैं। सोमा क्लोन का मतलब हमने पार्ट कौन सा यूज किया? सोमैटिक। यस, कितना आसान। बस, तो सोमेटिक पार्ट अगर तुमने यूज किया है या वेजिटेटिव पार्ट, तो उनको नाम दे दो सोमा। कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना? या तो क्लोन नाम देते हो, दैट इज द सेम थिंग। आगे बात समझ में बेटा? Yes, sir. ठीक है। अब हम क्या करें? देखो, ज्यादा इस चैप्टर में टाइम कम देना है और क्वेश्चन ज्यादा बनाने हैं, क्योंकि एक बार की जो चीजें समझ में आ गई वो आ जाती है, ऐसा उसमें बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं होते हैं। अच्छा, कुछ चीजें जो है वो एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, तो जो गिवन नहीं है उनको हमेशा तुम नोट कर लिया करो। अब बात ये है, ऊपर चलते हैं, टिश्यू कल्चर का पीएच कितना होना चाहिए? जो हमने मीडियम बनाया है उसका पीएच कितना होना चाहिए? ये बहुत इंपॉर्टेंट। 5.6 या 5.7। अब इतने क्लोज ऑप्शन नहीं। 5.6 आ जाएगा तो भी हम सही मानेंगे, 5.7 आ जाएगा तो भी हम सही मानेंगे। क्लियर पॉइंट हुआ? Yes. अब सुनो, अब क्या है, अब यहाँ पर ये सारा का सारा काम बहुत ज्यादा क्रिस्टलाइज कंडीशन में किया जाता है, क्योंकि अगर कोई बैक्टीरिया, वायरस या फंगस आ गई तो फिर ये कैलस का फॉर्मेशन और ये नए प्लांट फॉर्म नहीं होगा। क्लियर पॉइंट हुआ? Yes. अब बेटा, जो भी पार्ट तुम यूज करोगे, जो भी पार्ट तुम यूज करोगे उसका नाम आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने यूज किया मेरी स्टेम, तो नाम क्या आ गया? Culture. अब सुनो, आपके घर में ब्रिंजल प्लांट लगा है, और आमतौर पर ब्रिंजल पे क्या होता है, फॉरेन वायरस अटैक कर जाता है, येलो वायरस अटैक कर जाता है, येलो मोज़ेक वायरस। तो वो उनकी लीफ को इन्फेक्ट करता है। जब लीफ को इन्फेक्ट करेगा तो फूड का प्रोडक्शन नहीं होगा, और इसमें ब्रिंजल छोटे छोटे हो जाते हैं, या लेडी फिंगर लगी हुई है, भिंडी लगी हुई है,
वो भी इफेक्ट कर रहा है। तो अब अगर हमने अपने प्लांट टिश्यू कल्चर में उसकी लीफ ले ली बेटा, तो ये बताओ तुम जो टिश्यू कल्चर में प्लांट बनाओगे उस लीफ को लेकर, तो लीफ में तो क्या लगा हुआ है? वायरस। लीफ में क्या लगा हुआ है बेटा? बाकी लीफ के ऊपर पंचाई लगी है तो साफ कर लेंगे, बाकी लीफ के ऊपर अगर बैक्टीरिया लगा है तो वो साफ हो जाएगा। लेकिन तुम्हें पता है कि वायरस तो सेल के अंदर होता है ना, इंट्रासेलुलर पैरासाइट है ना वायरस। तो वो तो साफ नहीं हो पाएगा। Yes, sir. Yes, sir. तो इसका मतलब कि अगर हमने उस लीफ को लिया, उस ब्रिंजल या उस लेडी फिंगर की लीफ को लिया, तो जरूर जो नया प्लांट बनेगा उसमें भी वायरस आ जाएंगे, क्योंकि जो भी सेल लेंगे उसके अंदर वायरस होगा। तो पॉइंट आया कि वायरस फ्री प्लांट बनाने के लिए हम कौन सा पार्ट लें। तो ये देखा गया बेटा, ये देखा गया है कि प्लांट का जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, चाहे वो एपिकल मेरिस्टेम हो या एक्सिलरी बड, अगले जन्म में भैंस तो बनेगा तुम। जो नहीं बढ़ाती है, अरे वायरस लगा है, लेकिन कभी एक्सिलरी बड या एपिकल मेरिस्टेम पे वायरस नहीं लगता है। उसका रीजन होता है ये सेल्स बहुत तेजी से डिवाइड करती है। जब वो सेल्स बहुत तेजी से डिवाइड कर रही है तो उसमें वायरस रह नहीं पाती। पॉइंट क्लियर हो रहा है? तो क्वेश्चन आया कि मेरिस्टेमेटिक कल्चर के लिए हम कौन सा पार्ट यूज करेंगे, कौन सा एक्सप्लांट यूज करेंगे। अरे भाई एक्सप्लांट का मतलब जो पार्ट यूज करना है। तो मेरिस्टेमेटिक कल्चर के लिए हम यूज करेंगे अपना एपिकल मेरिस्टेम, और अगर हमें मिल जाती है एक्सिलरी बड। ये तो हो गया एक्सप्लांट। और मेरिस्टेम कल्चर हम किस लिए कराते हैं? ऐसा करेगा ना कोई पानी लाना ठीक है ना, उल्टा उल्टा आ जाएगा एकदम। Virus मैं free. जो इस करते हैं लिया सब पी लेना। वायरस तो बात बस हो है गया क्वेश्चन। रीड दे अगर नीट में आना है तो इतना आ गया। अरे ले मत दियो क्या और सब वायरस ये कल्चर करवाएंगे ना आदमी काले में और उसमें पार्ट जो यूज करेंगे वो देर तक हो रहे अरे ना सिगरेट तेरी बोल दे और सो सिगरेट तेरी Yes, sir. नेक्स्ट है बेटा। वहां 2 रोटी रहेगी तेरी क्या वो 2 रोटी खा ले। नेक्स्ट है माइक्रो स्पोर कल्चर। क्या नाम लिखा मैंने? मैं तो बीसीआर इस माइक्रो स्पोर कल्चर में एक्सप्लांट क्या होगा? Microscope. पॉलन ग्रेन कह दे या माइक्रोस्पोर। और माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन कैसे होते हैं? हैप्लॉइड। तो जो भी प्लांट बनेगा वो कैसा होगा? ये किसके लिए हम कर सकते हैं? टू ऑब्टेन और ज्यादातर हैप्लॉइड प्लांट जो होते हैं 100,000 lakh 10 lakh अब जरा देखना। अब इसमें जो एक्सप्लेनेशन ये वाला है वो साइड में मैं कर रहा हूँ,
सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन। क्या लिखा हुआ है? सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन। तो इस सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन में क्या है? देखो, कुछ नहीं पता। सपोज दो प्लांट है, एक ए प्लांट की लीफ ले ली हमने और एक बी प्लांट की लीफ ले ली। दोनों अलग अलग प्लांट हैं। हमने इसके पीसेस बनाए, हमने इसके पीसेस बनाए या टिश्यू, और इन दोनों को हमने ट्रीट करवाया सेल्यूलेज एंजाइम और कौन सा एंजाइम? एक्टिन क्या होगा? सेल वॉल हट जाएगी। सेल वॉल सेल वॉल हट गई। सेल वॉल के हटने से सेल वॉल अगर हट गई तो क्या बचा? अगर सेल वॉल को प्लांट से हटा देते हैं, प्लांट से, तो क्या बचता है? देखा? अब अगर तुम्हें प्रोटोप्लास्ट कल्चर करवाना है तो एक एक सेल को अलग अलग टेस्ट में ले जाओ, दैट इज प्रोटोप्लास्ट कल्चर। लेकिन अगर तुम्हें दोनों प्रोटोप्लास्ट को फ्यूज करना है, अब अगर तुम्हें हाइब्रिड बनाना है, सोमेटिक हाइब्रिड बनाना है, तुम्हें दोनों प्रोटोप्लास्ट को फ्यूज करना पड़ेगा। क्वेश्चन बन गया, प्रोटोप्लास्ट को फ्यूज हम किस केमिकल के थ्रू करते हैं? पॉली PEG। पॉलीइथाइलीन ग्लाइकॉल। Polyethylene glycol used as कीमो। देखा क्या लिखा मैंने? कीमो फ्यूज करने के लिए जो केमिकल यूज किया उसका नाम है कीमो फ्यूज। ठीक है, इसके अलावा ध्यान रखना, कीमो फ्यूजन तो हो गया, लेकिन इसके अलावा भी सोडियम नाइट्रेट कौन सा यूज कर सकते हैं बेटा? तुझे लाना दिमाग तो लगा ले। तुझे क्या उसका पैसा ला रहा है यहाँ? मतलब लेकिन कभी नाम आ जाए PGA के अलावा सोडियम नाइट्रेट। ठीक है ना? अब ये बन गया, फ्यूज होने के बाद जब ये एक ही हो गया तो ये क्या बना बेटा? हाइब्रिड नहीं, कैसा हाइब्रिड? हाइब्रिड तो सक्सेसफुल होता है, ये सोमेटिक हाइब्रिड। और यही प्रोसेस क्या कहलाया? सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन। सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन, या कभी लिखा हुआ आ जाए पैरा सेक्सुअल
सेक्सुअल हाइब्रिडाइजेशन। मतलब सेक्सुअल हाइब्रिडाइजेशन नहीं है, सेक्सुअल हाइब्रिडाइजेशन के बजाय पैरा मीन्स अवे, दोनों सोमेटिक टिश्यू को जोड़ दिया तो सोमेटिक हाइब्रिड बन गया। ये पॉइंट को कई चीजें बनाई गई, पोटैटो और टोमेटो दोनों को जोड़ के पोमेटो बना दिया गया। वो बात अलग है कि आगे सरवाइव नहीं किया लेकिन प्लांट बना, फ्रूट नहीं आए, सीड नहीं आए, कोई बात नहीं, लेकिन प्लांट बना। पोटैटो टोमेटो इंटरजेनिक हाइब्रिडाइजेशन। इतना क्लियर हुआ बेटा? Yes, yes. अच्छा, एक और देखो नई चीज जो एनसीईआरटी में गिवन नहीं है। एक न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म, एक प्रोटोप्लाज्म ये, दूसरा प्रोटोप्लाज्म ये। क्या किया? एक प्रोटोप्लाज्म का न्यूक्लियस हटा दिया। क्या रिमूव कर दिया बेटा? न्यूक्लिएटेड प्रोटोप्लास्ट कर दिया और इसको इससे फ्यूज करवा दिया। इससे फ्यूज करवाने के बाद आप देखोगे साइटोप्लाज्म तो दोनों का आ गया ना, और न्यूक्लियस केवल एक का आया। हो सकता है कि उस न्यूक्लियस में फीचर था प्लांट की लंबाई को बढ़ाने वाला, बट क्रॉप फील्ड में हमें प्लांट की लंबाई को नहीं बढ़ाना है, फ्लावर को बढ़ाना है, और फ्लावर वाले फीचर माइटोकॉन्ड्रिया में थे। तो जब हमने साइटोप्लाज्म लिया तो माइटोकॉन्ड्रिया भी तो आ गई होगी, जेनेटिक्स वाला है। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जीन था फ्लावरिंग का, तो टॉलरेंस हमें नहीं लेनी थी, तो हमने न्यूक्लियस को हटा दिया, साइटोप्लाज्म ले लिया उसका। और अब ये जो बना साइटोप्लाज्म दोनों का मिक्स है ना, तो ये क्या बन गया? साइटोप्लाज्मिक हाइब्रिड, या जो नाम आएगा, क्या लिखा मैंने? देखा? तो पूछा जाएगा हाउ टू ऑब्टेन हाइब्रिड, तो बस एक प्रोटोप्लास्ट पूरा होगा विद न्यूक्लियस और एक प्रोटोप्लास्ट कैसा होगा, और दोनों को फ्यूज करा देंगे। ये हम किस चीज को एनहांस करने के लिए करते हैं? साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस के लिए। किसके लिए? न्यूक्लियर इनहेरिटेंस नहीं लेना था हमें साइटोप्लाज्मिक लेना था। ठीक है, अब ये हो गया हाइब्रिड। अच्छा, एक टर्म और आ जाता है कभी कभी बेटा, ये बना लिया आप लोगों ने अपने एनसीईआरटी में हाइब्रिड। एक टर्म आ जाता है हार्डनिंग। तुमने जो कुछ बनाया उसके बाद टेस्ट में ही बनाओगे, चाहे दोनों सेल को जोड़ोगे तो भी तुम न्यूट्रिएंट मीडियम में रखोगे, चाहे माइक्रोस्पोर लोगे वो भी न्यूट्रिएंट मीडियम में रखोगे, चाहे एंडोस्पर्म लोगे। अच्छा, क्वेश्चन आ गया, हाउ टू ऑब्टेन ट्रिप्लॉइड प्लांट। ट्रिप्लॉइड प्लांट के लिए एक्स प्लांट किसको लें? एंडोस्पर्म। ध्यान रखना ये चीजें। अब तुमने टेस्ट ट्यूब में वो प्लांट ग्रो कर गया, पहले कैलस बना और कैलस से प्लांट ग्रो कर गया।
अब ऐसा नहीं है उस प्लांट को तुम डायरेक्ट फील्ड में लगा के जाकर ना, न्यू प्लांटलेट आर केप्ट अंडर, अचानक से उसको लाइट नहीं दे देंगे जाकर, रिड्यूस लाइट मतलब ग्रीन हाउस में रखना पड़ेगा उसको, जहाँ बिल्कुल डायरेक्ट लाइट ना आए, और उस ग्रीन हाउस के अंदर ह्यूमिडिटी क्या होगी, हाई ह्यूमिडिटी होगी। हाँ, अगर कम ह्यूमिडिटी हुई तो अंदर का पानी बाहर चला जाएगा। तो न्यू प्लांटलेट आर केप्ट अंडर रिड्यूस्ड लाइट एंड हाई ह्यूमिडिटी, ये प्रोसेस ताकि प्लांट हार्ड हो जाए और उसके बाद टॉलरेट कर ले, उसके बाद फिर हम निकाल कर उसको फील्ड में लगा देंगे जाकर। तो बड़ा क्वेश्चन से पूछा जाता है ड्यूरिंग हार्डनिंग विच प्रोसेस, तो विच प्रोसेस, दैट मीन्स प्लांट केप्ट अंडर रिड्यूस्ड लाइट एंड हाई ह्यूमिडिटी। तो ये स्टेप क्या कहलाता है, हार्डनिंग ऑफ प्लांटलेट। क्लियर पॉइंट? Yes, sir. अच्छा, अगर हमें पॉलीप्लॉइडी लेवल बढ़ाना है, कोई सेल हमने ली और 2n है, अब हमें 4n करके नया प्लांट बनाना है, तो आप क्या करोगे? Colchicine. वेरी गुड, तब हम करेंगे कॉल्चिसिन ट्रीटमेंट। बिल्कुल सही, क्रोमोसोम डबलिंग के लिए हम कॉल्चिसिन ट्रीटमेंट ही यहाँ पे करते हैं। क्लियर हो गया बेटा सभी को? बेटा एंड्रोजेनेसिस में हम एक्सप्लांट क्या लेंगे? Pollen. वेरी गुड, पॉलन ग्रेन। और गाइनोजेनेसिस में हम एक्सप्लांट क्या लेंगे? ओव्यूल। Yes, sir. ठीक है बेटा, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, बस इतना ही पढ़ना है और बार बार पढ़ना है। वैरायटी के दिन जो टेबल बनी हुई है उस पर फोकस करना, ये सारी चीजें। क्लियर हो गया बेटा? Yes. ठीक है बेटा? Sir, ये lake farming, contour farming, ये सब क्या होता है? क्वेश्चन आ रखा है सीरीज में। तुम्हें नहीं पढ़ना है बेटा, तुम्हें नहीं पढ़ना है, क्वेश्चन आया था 2016 में। कोई बात नहीं। 2016 में क्वेश्चन आया था, हम उसको निगलेक्ट करेंगे, 2021 में नहीं आएगा। और ये जरा बताना 2016 में कौन सा क्वेश्चन आया था? A system of rotating crops with legumes or grass pasture to improve soil structure and fertility is called. अरे बेटा बेटा, ये क्वेश्चन फार्मिंग से नहीं था। ये क्वेश्चन ये था कि अगर तुम एक ही फील्ड में व्हीट या राइस लगातार लगाते रहोगे तो उस सॉइल की जितनी नाइट्रोजन होगी वो व्हीट और राइस एब्जॉर्ब कर लेंगे। इसका मतलब वहाँ पर सॉइल में नाइट्रोजन की कमी हो जाएगी। तो अब तुम कौन सी क्रॉप लगाओगे ताकि सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाए? बताओ। और जब लेग्यूमिनस प्लांट आप वहाँ पे लगाएंगे तो उसमें रूट नोड्यूल बनेगी, उसमें राइजोबियम आएगा, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करेगा, वहाँ पर फिर नाइट्रेट नाइट्राइट वगैरह डेवलप हो जाएगी। तो दैट इज क्या करवाया आपने? रोटेशन। क्या करवाया? तो इसलिए सॉइल की फर्टिलिटी बनी रहे, इसीलिए जो भी सीरियल्स हम लगाते हैं 1-2 साल के बाद
हम उसी फील्ड में दोबारा से लेग्यूम प्लांट लगा देना चाहिए, ताकि अगर उसकी नाइट्रोजन की कमी हुई है तो वो पूरी रिकवर हो जाए। आ गई बात समझ में? ठीक है। तो ये फार्मिंग से क्वेश्चन नहीं था, ना तो सिलेबस में है फार्मिंग, तो इसको नाम क्या दोगे? ले फार्मिंग। कौन कौन से इसमें ऑप्शन दिए थे? सर इसमें तो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, ले फार्मिंग, कंट्रोल फार्मिंग एंड स्ट्रिप फार्मिंग। स्ट्रिप फार्मिंग अलग चीज होती है, कंटूर फार्मिंग ये भी अलग चीज होती है, हिली एरियाज में करी जाती है। ये तो नॉर्मल फार्मिंग होती है, जो खेत बनाते हैं हम लोग, कंटूर फार्मिंग इस टाइप से। अब दो ऑप्शन बचे इसमें, कौन कौन से? ले फार्मिंग एंड शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। ले फार्मिंग का मतलब क्या होता है? वही रोटेशन वाला, क्योंकि इसका आंसर ले फार्मिंग। आंसर उसमें क्या दिया हुआ था? ले फार्मिंग। यस सर। बस, तो इस तरीके से हो जाता है। तो जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा वो रिलेटेड टू, हमने पढ़ा हर जगह पर कि नाइट्रोजन फिक्सेशन क्यों होता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन इसलिए होता है ताकि वहां पर सॉइल की फर्टिलिटी बनी रहे, ठीक है ना? चलो भाई, ये चैप्टर हो गया। अब थोड़ा सा 2 मिनट का 5 मिनट का गैप लेंगे, थक गया हूँ थोड़ा सा बोलते बोलते, फिर बताता हूँ।